अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ दिलचस्प बातों में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट सादी शेखुका। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे यूनान के सबसे कदीम फ़लसफ़ी थालीज़ की। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन, थालीज़ यूनान का सबसे कदीम फ़लसफ़ी है। उसका शुमार यूनान के 7 दानाओं में होता है। उसने एशियाई कूचक में यूनानी फ़लसफ़ियों का पहला दबिस्तान कायम किया। अपने शागिर्दों को ये तालीम दी कि कायनात की तमाम चीज़ों की असल पानी से है, हत्ता कि इंसान भी पानी से पैदा हुआ है। पहला फ़लसफ़ी जिसने कायनात की तख्लीक की तशरीह साइंस की रो से की। पहली मर्तबा इल्मे हिंसा के असूलों का इत्तलाक ज़िंदगी के अमली मसाइल पर किया। फल्कियात और अलजबरा से भी वाकिफ़ था। चुनाचे 585 कबल मसीह में जब इसकी सूरज ग्रहण की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई तो वो बहुत मकबूल हो गया और लोग उसकी ज़ियारत के लिए जोक दुरजोक आने लगे। नाज़रीन, यूनानी फ़लसफ़ी थैलस 620 कबल मसीह की दहाई के दौरान अयोनिया के शहर मिलेतस में पैदा हुआ। उसे सकरात से पहले के 7 दाना आदमियों में से एक ख्याल किया जाता है। थैलस के फ़लसफ़ा और साइंस का मरकज़ी माखज़ अरस्तु इसे पहला ऐसा शख्स करार देता जिसने मादे के बुनियादी सरचश्मों पर तहकीक की और यूँ फितरी फ़लसफ़ा के मकतबा की बुनियाद रखी। थैलस अपने नज़रिए कायनात की वजह से बहुत मशहूर है, जिसमें पानी तमाम मादे का जौहर है और ज़मीन एक वसीओ अरीज़ समंदर की सतह पर तैरती हुई चपटी थाली है। नाज़रीन, बदकिस्मती से थैलस की कोई भी तहरीर बाकी नहीं बची, लिहाजा उसकी कामयाबियों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। 7 दाना आदमियों में उसकी शमूलियत के नतीजे में बहुत से अक़वालो अफ़ाल उससे मंसूब हो गए। खुद को जानो मौरख हेरोडोटस के मुताबिक थैलस एक अमली रियासतकार था जिसने एशियाई खित्ते के आपोनियाई शहरों की फेडरेशन बनाने की तजवीज़ दी। नाज़रीन, शायर कार्ल मार्क्स ने एक रवायत के मुतालिक लिखा कि थैलस ने जहाज़रानों को हिदायत की थी कि वो दुब्बे असगर से रहनुमाई लें। ये भी कहा जाता है कि उसने अपने जियोमेट्री के इल्म की मदद से अहराम मिस्र की पैमाइश की और समंदर में बहरी जहाज़ों और साहिल का दरमियानी फासला भी नापा। अगरचे ये कहानियाँ गालिबन फर्जी हैं, लेकिन इनसे थैलस की शोहरत का अंदाज़ा ज़रूर किया जा सकता है। फ़लसफ़ी शायर येनोफेंस ने दावा किया कि थैलस ने सूरज ग्रहण की पेशगोई कर दी थी, जिसकी वजह से लीडिया के बादशाह अलयातीस और मीडिया के बादशाह साइक्सारस की जंग रुक गई। थैलस को जियोमेट्री के 5 कुलियों का दरियाफ्त कनिंदा करार दिया जाता है और वो 5 कुलिये मदरजा झैल हैं। पहला, दायरे का निस्फ इसे 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। दूसरा, एक मुसल्लस में आमने सामने वाली 2 बराबर इतराफ के ज़ाविये बराबर होते हैं। तीसरा, सीधी लाइनों को कता करने वाले ख़त के मुतज़ाद ज़ाविये बराबर होते हैं। चौथा, एक नीम दायरे में बनाया गया ज़ाविया इंस्क्राइब्ड या कायमतुज़ ज़ाविया होता है। और पांचवा, मुसल्लस का तायन उसी वक्त होता है जब इसकी बेस और बेस के 2 ज़ाविये मालूम हों। नाज़रीन, ताहम रियाजी के शोबे में थैलस की कामयाबियों के मुतालिक कोई कतई राय कायम करना मुश्किल है, क्योंकि कदीम दौर में मशहूर दाना लोगों को ही अक्सर कामयाबियों का जिम्मेदार करार दिया जाता था। अपने कब्जे को बावसूख बनाने की खातिर थैलस के लिए इस अमर की वजाहत करना ज़रूरी था कि सारी मौजूदात का ज़हूर पानी में से कैसे हुआ और वो दोबारा अपने माखज़ में वापस कैसे जाएंगी। थैलस के मुताबिक पानी कायनात में चीज़ों की सूरत इख्तियार करने की कवायद रखता था। थैलस कहता है कि चीज़ों की फितरत पानी है।
یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے کہ تھیلس نے اپنی تھیوریز میں دیوتاؤں کو کوئی کردار دیا تھا یا نہیں۔ ارسطو کے مطابق تھیلس نے بھی اپنے خیالات کو ثابت کرنے کی خاطر اس مفروضے کا استعمال کیا۔ تھیلس کہتا ہے کہ پتھر لوہے کو حرکت دینے کی وجہ سے روح کا حامل ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے میں روح ساری کائنات پر محیط ہے۔ شاید اسی لیے تھیلس نے یہ نقطہ نظر اپنایا کہ ہر چیز دیوتاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کا یہ نظریہ تبدیلیوں کے ساتھ اپنا لیا کہ روح حرکت کی علت ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھتی اور جاندار بناتی ہے۔ ارسطو نے جس انداز میں اس پر بات کی، اس سے اصل معاملہ ابہام کا شکار ہو گیا۔ ہم نہیں جانتے کہ ارسطو نے کس بنیاد پر یہ نظریہ تھیلس سے منسوب کیا کہ تمام چیزیں دیوتاؤں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن کچھ محققین کے خیال میں ارسطو نے ایسا کیا۔ البتہ یہ خیال درست نہیں کہ تھیلس نے پرانے دیوتاؤں کو مسترد کیا تھا۔ سقراط نے اپولوجی میں اجرام فلکی کو دیوتا بتایا اور نشاندہی کی عام تفہیم کے مطابق انہیں ہی دیوتا کہا جاتا۔ ناظرین، تھیلس فلسفہ کے ایک نئے مکتبہ کا بانی تھا۔ ملیتس کے رہنے والے دو اور افراد، تاناکسی ماندر اور اناکسی مینس، نے بھی کائنات کی تفہیم کے حوالے سے سوالات اٹھائے۔ تینوں کا دور تقریباً ایک ہی تھا۔ انہوں نے مل کر ملیتسی مکتبہ فکر تشکیل دیا۔ وہ سبھی مادے کی فطرت اور تبدیلی کی نوعیت پر غور و فکر کرتے رہے، لیکن ہر ایک نے زمین کا سہارا ایک مختلف چیز کو قرار دیا۔ غالباً وہ تینوں آپس میں بحث و مباحثہ اور ایک دوسرے پر تنقید بھی کرتے تھے۔ ان کے درمیان ایک انوکھا تعلق نظر آتا ہے۔ غالباً ملیتسی مکتبہ میں فروغ پانے والا تنقیدی طریقہ کار تھیلس نے ہی شروع کیا تھا۔ ناظرین، ہماری معلومات کے مطابق تھیلس پہلا شخص ہے جس نے ارسطویاتی یا الہیاتی کے بجائے مادی بنیادوں پر فطری مظاہر پیش کی۔ 6 صدی قبل مسیح میں تھیلس نے یہ سوال اٹھایا کہ کائنات کا بنیادی جوہر مادہ کیا ہے۔ یہ سوال ہنوز جواب طلب ہے۔ تھیلس کی اہمیت اس امر میں عین مضمر ہے کہ اس نے پانی کو اساسی جوہر کے طور پر منتخب کیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔